हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज यहाँ पर लेक्चर 16 को हम देखने वाले हैं, जिसमें जैसे कि आपने देखा होगा कल का लेक्चर जो 15 था उसमें हमने साइंस एंड टेक के काफ़ी हिस्से को कवर किया है। आज उसका पार्ट 2 है, जिसमें ना सिर्फ वैज्ञानिक परिदृश्य के अंतर्गत कुछ टेक्नोलॉजीज़ या फिर जैसे कुछ नई तकनीक के बारे में, साइंस एंड टेक के बारे में स्पेसिफिकली आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो जिन्होंने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाकर देख लीजिए, इसके बाद ही इस लेक्चर पर जंप करिएगा, क्योंकि दोनों लेक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है ये, ठीक है। तो और अब क्या क्या भी परीक्षाओं के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स स्पेशली यूपीपीएससी की अगर आप बात करें तो। जो बच्चे नए हैं, मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है, वो मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी पढ़ाई जो है सुचारू रूप से जारी रहे। कोई प्रश्न है, कोई समस्या है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट से पता चलता है कोई होमवर्क मैंने दिया उसका आंसर ज़रूर दें, मुझे भी अच्छा लगता है और आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगा अगर आप इस तरह से करेंगे चीज़ों को। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आपका पेज नंबर है 125, ठीक है, जिसमें हम GSLV F12 NVS-01 विशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा, इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शाल हरिकोटा से इसको जो है प्रक्षेपण इसका किया जाएगा। तो ये आपने बताया था कि याद रखना है कहाँ पर है ये। इसके बाद इस मिशन के तहत आप देखते हैं कि जो GSLV 12 है, इस रॉकेट ने नेविगेशन उपग्रह NVS-0 को भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा में स्थापित कर दिया है, ठीक है। तो याद रखना है कि GSLV 12 के द्वारा NVS-01 को प्रक्षेपित जो है स्थापित किया गया है। और NVS-01 द्वितीय श्रेणी के नेविगेशन उपग्रह है, जिसका वजन लगभग इतने किलोग्राम है। यहाँ पर देख लेना कि द्वितीय जो पीढ़ी है उसके नेविगेशन का उपग्रह है, ठीक है। और PT के लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। NVS द्वितीय पीढ़ी के 5 उपग्रहों की श्रृंखला का पहला उपग्रह है, जिन्हें नाविक सेवाएं प्रदान करने के परिकल्पित किया। नाविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमें याद रखना है, नाविक के बारे में थोड़ा सा समझना होगा आपको। सर्च करिएगा कि NVS-01 जो ये मिशन है, ये द्वितीय पीढ़ी के 5 उपग्रहों की श्रृंखला में पहला ऐसा उपग्रह है जिन्हें नाविक की सेवाएं प्रदान करने के लिए परिकल्पित किया गया है, ठीक है। अब नाविक क्या है, यहाँ पर दिया गया नाविक जो है इसरो द्वारा स्थापित एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है, यानी कि रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ये ध्यान रखना है। और ये ऐसा पहली बार ये मिशन है कि जो स्वदेशी परमाणु घड़ी यानी कि इंडिजीनियस ऑटोमिक क्लॉक का भी प्रयोग किया गया इसमें NVS-01 के अंतर्गत, ठीक है। अब ये क्या, लगभग 12 वर्ष तक इसका जो जीवन काल होगा इस मिशन का, वो लगभग 12 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है, ये PT में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो है कि ये पहला उपग्रह है जो नाविक जो है जिन्हें नाविक सेवाएं प्रदान करने के लिए परिकल्पित किया गया है। और नाविक क्या है, एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है, और ये पहली बार ऐसी स्वदेशी परमाणु घड़ी का इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। और 12 वर्ष इसका जीवन काल निर्धारित किया गया किसका, NVS-01 मिशन का, ठीक है। इस तरह से हमने कई सारे मिशन कल भी पढ़े हैं, तो उन्हें भी जाकर देख लीजिए। शनि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, ठीक है। अब जैसे कल हमने सारा सोलर सिस्टम देखा था, तो उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है सौर मंडल की देखी थी। तो उसमें शनि में जैसे हमने कहा कि शनि उपग्रहों की संख्या पहले 83 थी, जो अब बढ़कर 146 तक पहुंच गई है। इसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, इसको अभी हम देखेंगे। कल भी हमने देखा था बृहस्पति जो है, शनि जो है बृहस्पति को पीछे छोड़कर सौरमंडल का सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह बन गया। यानी कि अगर शनि के पास 146 अभी उपग्रह नहीं होते तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास थे, बृहस्पति के पास थे, ठीक है। अब इसमें टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, तो ये याद रखना है, PT के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखा आपने कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, ये हमने समझा। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो किसके पास है, शनि के पास है। यानी कि शनि के पास जो 146 उपग्रह है उसमें से एक है टाइटन नाम है, जिसका याद रखना है, ये सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। इसी के साथ ही गैगीनीड के बाद हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह भी है। साथ ही गैगीनीड किसका, बृहस्पति का उपग्रह। तो गैगीनीड के बाद जो है सबसे बड़ा उपग्रह हमारे पास कौन सा है, आपका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटन है। और साथ ही ये गैगीनीड के बाद हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, अगर शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कहा जाए तो टाइटन, और पूरे ओवरऑल सौरमंडल का उपग्रह कहा जाए तो गैगीनीड है, ठीक है।
इसके बाद गैगरीन बृहस्पति का उपग्रह ध्यान रखना है। अब ये सौर मंडल के उपग्रह कुछ दिए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। आपको एक काम करना है होमवर्क में कि सौर मंडल के बारे में, जैसे मैंने बताया था कि पूरा सोलर सिस्टम कल आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे ज़्यादा ताप, ये वो, सबसे ज़्यादा नज़दीक, उपसौर, अपसौर, ये सब मैंने ज्योग्राफी के काफ़ी सारे टर्म्स को लेक्चर 15 में कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर एक बार आप देख लेना। ऑर्डर में हो सकता है आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा उपग्रह और सबसे कम, फिर सबसे कम किसके बाद उपग्रह। आप देखिए शुक्र और बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं है, शून्य उपग्रह है। ठीक है। इसके बाद ईएसए का जूस मिशन, यहाँ पर जूस मिशन से यहाँ पर जुपिटर से है। जूस मिशन यहाँ पर जो दिया गया है वो एक्चुअली आपका जुपिटर से है। ठीक है। यहाँ पर जूस का फुल फॉर्म देखिए क्या दिया, जुपिटर आईसी बूस एक्सप्लोर। तो जूस का मतलब जुपिटर से याद रखना है आपको। और ये क्या है, जो जुपिटर जूस मिशन है ये फ्रेंच गियाना यूरोपीय स्पेस पोर्ट से एरियन 5 रॉकेट द्वारा जूस मिशन का प्रक्षेपण किया गया। किस पोर्ट से? यूरोपीय स्पेस पोर्ट से एरियन 5 रॉकेट के द्वारा। ठीक है। तो जूस मिशन किसके द्वारा प्रक्षेपण किया गया है? एरियन 5 रॉकेट के द्वारा किया गया है। कब किया गया है ये? आप देखेंगे इस ये मिशन जो है लगभग 8 वर्षों की यात्रा के बाद 2031 में बृहस्पति तक पहुंचेगा। तो हो सकता है यहाँ पर 2023, 2024, 25 ऐसे दे दे, जबकि पूरा जो जूस मिशन है वो 8 वर्षों के बाद एरियन 5 रॉकेट के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया जा रहा है। 2031 में बृहस्पति तक ये पहुंचेगा जूस मिशन। ठीक है। जूस मिशन ये जुपिटर की बात कर रहा है, बृहस्पति मिशन की बात है ना। जुपिटर मतलब बृहस्पति मिशन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है। साथ ही ये मिशन क्या है, साथ ही ये जो मिशन है आप देखेंगे कि बृहस्पति के तीर, ठीक है, ये जो बृहस्पति मिशन है, ये जिसको हम जूस मिशन कह रहे हैं, ये मिशन बृहस्पति के तीन विशालकाय उपग्रहों जैसे कि गैगीनीड, ठीक है, कैलिस्टो और यूरोपा का विस्तार पूर्वक पर्यवेक्षण करेगा। क्या? ठीक है, डिटेल ऑब्जर्वेशन करेगा। किसका किसका? जो बृहस्पति के तीन उपग्रह है, गैगीनीड और गैनीमीड और कैलिस्टो और यूरोपा का, ये क्या करेगा? डिटेल में ऑब्जर्वेशन करेगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करेगा ये जो जूस मिशन है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है, पेज नंबर 126 पर देखिए, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। अब यहाँ पर पॉलिसी की बात कर रहा है। ठीक है। तो पॉलिसी में हमें क्या समझना, कोई टारगेट होगा इनका। तो देखिए क्या है, ये जो नीति है भारतीय क्षेत्र या भारत के क्षेत्राधिकार के अंदर, भारतीय क्षेत्र या भारतीय क्षेत्राधिकार के अंदर किसी क्षेत्र में संपन्न हुई किसी भी अंतरिक्ष गतिविधि पर लागू होगी। ठीक है। यानी भारत की सीमा के अंतर्गत अगर कोई क्षेत्राधिकार आ रहा है, भारतीय क्षेत्र है, उसके अंतर्गत अगर कोई ऐसी गतिविधि होती है, किसी क्षेत्र में संपन्न अगर ऐसी गतिविधि है जो अंतरिक्षीय गतिविधियों पर लागू होगी, तो ये नीति अंतरिक्ष गतिविधियों पर जो हमारे भारत सीमा के अंतर्गत होगी वहाँ पर लागू होगी। ठीक है। ये क्षेत्र क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ, आपने सुना होगा EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर लागू होगी। ठीक है। इकोनॉमिक यहाँ पर अच्छा, जैसे कि EEZ आपको पढ़ना है होमवर्क में। ठीक है। EEZ के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है होमवर्क में। इसी के साथ साथ आपको पढ़ना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में भी होमवर्क में पढ़िएगा। गूगल पे सर्च करिएगा, आराम से इसके बारे में मिल जाएगा, हज़ारों चीज़ें पढ़ी है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है आपका ये नीति जो है भारतीय अंतरिक्ष में इसरो NSIL यानी कि अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो और ड्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इन स्पेस यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन अथॉराइज्ड सेंटर और निजी कंपनियों की भूमिका और उत्तरदायी को स्पष्ट करती है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो इसरो है, इसरो और NSIL है और निजी कंपनियों भूमिका के उत्तरदायित्व को स्पष्ट करती है। यानी कि इसरो में, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो, NSIL, इन स्पेस और निजी कंपनियों की भूमिका के उत्तरदायित्व को स्पष्ट करती है। ठीक है। और निजी कंपनियों का भी इसमें सहयोग है, ये ध्यान रखना है। इन स्पेस अगर देखा जाए तो एक स्वायत्त सरकारी संगठन के रूप में कार्य करता है। क्या कहने का मतलब है कि इसके पास देश में अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, निर्देशित करने और प्राधिकृत करने का मैंडेट यहाँ पर होगा। इसके पास ये जो संगठन बनाया जाएगा, ये देश में जो जितनी भी अंतरिक्ष गतिविधियां उनको बढ़ावा देगा, उनको निर्देशित करेगा, उसको मैंडेट करेगा। ठीक है। NSIL सरकारी व्यय के माध्यम से सृजित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और प्लेटफॉर्मों के व्यवसायीकरण के लिए उत्तरदायी होगा। जो NSIL है यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, ये क्या है, जितनी भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है, प्लेटफॉर्म है, उनके व्यवसायीकरण के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कि सरकारी व्यय के, सरकारी खर्च के माध्यम से ये सारी चीज़ों को यहाँ पर संपन्न कराएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो भारतीय अंतरिक्ष नीति का कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये नीति है भारत के अनन्य क्षेत्र पर भी लागू होगी, यानी कि इकोनॉमिक एक यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि 200 नॉटिकल मील के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र का जो क्षेत्र होगा 200 नॉटिकल मील, उसके अंदर भारत जो भी है अपना हस्तक्षेप कर सकता है, भारत अपने क्रियाकलाप वहाँ पर कर सकता है। जब आप EEZ के बारे में और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, इसरो का RLV और लेक्स मिशन जो है वो क्या है। यहाँ पर देखिए ये जो लेक्स मिशन है एक्चुअली इसको दोबारा यूज़ में लाया जा सकता है। ठीक है, इसको दोबारा यूज़ में, यानी कि प्रक्षेपण यान का खुद से लैंडेड मिशन है ये, तो रीयूजेबल, इसका नाम ही क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन इसका नाम है। ठीक है, लेक्स क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस और लैंडिंग मिशन है। और जो RLV है यहाँ पर PT के लिए आपको याद रखना है कि इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के सहयोग से, इसरो ने यहाँ पर याद रखना है, इसरो ने DRDO, ठीक है, DRDO प्लस यहाँ पर ATR यानी कि भारतीय वायुसेना के एरोनॉटिक टेस्ट रेंज जो है चित्रकूट कर्नाटक से इस मिशन का संचालन किया है। तो कहाँ से पूछा जाएगा कि इसरो का RLV लेक्स मिशन कहाँ से संचालित किया गया, किसके द्वारा, तो इसरो ने DRDO और ATR यानी कि भारतीय वायुसेना के एरोनॉटिक टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक से इस मिशन का लॉन्च किया है। ये PT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद है, ये विश्व में पहली बार ऐसा है जो एक पंखे वाले यंत्र को हेलीकॉप्टर द्वारा इतने 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर स्वतः इसकी लैंडिंग के लिए छोड़ दिया गया था। और 21 हेलीकॉप्टर के द्वारा संभव हुआ है, ये चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा संभव हुआ है। ठीक है, तो ये जो मिशन यहाँ पर LX मिशन है, ये किसके द्वारा, चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक इसने उड़ान भरी। RLV ने भारतीय वायुसेना के एक चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है इतनी ऊंचाई पर ले जाएगा और रनवे पर स्वतः इसकी लैंडिंग कर दी गई। ठीक है, तो पहला ऐसा है जो एक पंख वाले यंत्र को हेलीकॉप्टर के द्वारा, ये पहली बार ऐसा हुआ है जब एक पंख वाले यंत्र को हेलीकॉप्टर के द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया था। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ इतना खास यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। नीचे बढ़ते अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है, LVM3 वन वेव इंडिया 2 मिशन क्या है। तो ये सबसे पहले देखता है कि श्रीहरिकोटा के द्वितीय लॉन्च पैड से इसको प्रक्षेपित किया है। ठीक है, वन वेब ग्रुप कंपनी के 36 उपग्रहों को 450 किलोमीटर वाली वृत्ताकार कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। अगर अब इसकी बात करें LVM3 वन वेव इंडिया 2 तो ये स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा अपने उपभोक्ता बेसर्स वन वेव UK के लिए संचालित किया गया। किसके लिए, UK के लिए संचालित किया गया है। और ये दूसरा समर्पित व्यावसायिक उपग्रह मिशन है। क्या है, दूसरा समर्पित व्यावसायिक उपग्रह मिशन है ये। ठीक है, तो ये PT के लिए इंपॉर्टेंट है कि सेकंड डेडिकेटेड कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है आपका, क्या नाम है उसका, इसका नाम है LVM3 MSM3 है, वन वेव इंडिया 2 मिशन है। ठीक है, और दूसरा समर्पित व्यावसायिक उपग्रह मिशन आपका कौन सा है, यही है। क्लियर है। ठीक है, तो इसके बाद अगला टॉपिक आपका यहाँ पर क्या हो रहा है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसको हटाते हैं, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1। तो पहले तो इसी से प्रश्न बन जाएगा कि पहला पूछा जाएगा, पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा, टेरॉन 1 है। ठीक है, अब ये जो है टेरॉन 1 ये फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका के केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया है। तो पहला विश्व का है जो फ्लोरिडा के संयुक्त राज्य अमेरिका के केप किस स्टेशन से, याद रखना है, केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से इसको प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, लेकिन ये विफल रहा था। आप देखिए LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट पे पहुंचने से पहले ये जो रॉकेट है पृथ्वी की कक्षा पहुंचने से पहले फेल्ड मिशन इसको कहा गया है। लेकिन 2-3 चीज़ें फिर भी समझिए इसमें कि इस रॉकेट का जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया, कैलिफोर्निया स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा किया गया है। ठीक है, और इसमें मेन चीज़ क्या है कि मिथेन से संचालित इस रॉकेट का 85% द्रव्यमान मिश्र धातुओं से 3D प्रिंटेड है। तो हमें ये याद रखना है कि मिथेन से संचालित इस रॉकेट का 85% जो है वो द्रव्यमान मिश्र धातुओं से निर्मित 3D प्रिंट था इसमें। ठीक है, पर ये फेल मिशन रहा था टेरॉन 1, याद रखना है। 127 पेज नंबर पर आइए, उसमें है मेघा ट्रॉपिक्स 1 का नियंत्रित क्या लिखा हुआ है, पुनर्प्रवेश सफल रहा है।
ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या समझना है कि इस उपग्रह को प्रशांत महासागर में उतारा गया। ठीक है, तो पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे पूछ लेंगे कि वेदर ट्रॉपिक्स 1 को कहाँ पर जो है इस उपग्रह को कहाँ उतारा गया है, प्रशांत महासागर में उतारा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या कहता है कि ये जो है ट्रॉपिकल वेदर और जलवायु अध्ययन करने के लिए इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी SNES के बीच एक सहयोगी प्रयास के रूप में इस उपग्रह को 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। तो किन दो चीज़ों के लिए काम करेगा, उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए, किसके साथ, इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के बीच एक सहयोगी प्रयास के रूप में इसको शुरू किया गया है। एक पूरा प्रवेश सफल जो है मेगा ट्रॉपिक्स को एक को जो है सफल नियंत्रित पूरा प्रवेश की बात कर रहा है। और ये जो प्रक्षेपण है वो किसके द्वारा किया जाएगा, PSLV C18 के द्वारा किया गया था। तो याद रखना है PSLV C18 के द्वारा इसको भेजा गया था, है ना। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या, इसरो ने इस उपग्रह को अंतरिक्ष कचरे स्पेस डेब्रिस को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत पृथ्वी पर उतारा था। तो इस उपग्रह को इसलिए भी भेजा था तो जो कि अंतरिक्ष में जो कचरा हो रहा है ना उसको कम करने के लिए तहत इसको जो है पृथ्वी पर उसको उतारा गया था। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें याद रखती कि किसके संदर्भ में उद्देश्य के लिए लाया गया, कहाँ पर इसको उतारा गया। मोस्टली आप देखेंगे प्रशांत महासागर के अंदर में ही उतारा जाता है जो भी अंतरिक्ष का स्पेस का कचरा है। ठीक है, और PSLV C18 के द्वारा इसको भेजा गया था 2011 में। ठीक है, पूरा प्रवेश सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है ये। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा SSLV D2 EOS 07 मिशन। तो ये मिशन इसके द्वारा पूरा किया गया है, यहाँ पर ये समझना है। और ये क्या है, जो D2 है, D2 का मतलब यहाँ पर किससे संदर्भित है, द्वितीय विकासात्मक उड़ान, यानी कि सेकेंड डेवलपमेंट फ्लाइट को इन्होंने D2 मेंशन किया है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ये जो मिशन है इसके तहत SSLV के माध्यम से, क्योंकि इसके माध्यम से इसको भेजा गया ना, इस मिशन को पूरा किया जा रहा है, तो SSLV के माध्यम से 3 उपग्रहों को अभी अविष्ट कक्षाओं में प्रक्षेपित किया गया। वो 3 उपग्रह कौन कौन से हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका EOS 07 है, फिर जानुस 1 है, फिर आदिसैट 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में एक एक करके हम पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो EOS 7 है ना, ये इसरो के द्वारा इसको जो है डिज़ाइन किया गया और ये भू प्रक्षेपण उपग्रह यानी कि अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है ये। इसको इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, जो जानुस 1 है, अब यहाँ पर 3 SSLV के माध्यम से 3 उपग्रह भेजे गए, जैसे EOS 07 है मिशन जिसको हमने पढ़ा, वैसे ही जानुस 1 है। ये क्या है, ये एक अमेरिकी कंपनी एंटारिस का उपग्रह है। किसका, ये अमेरिकी कंपनी का एक अमेरिकी कंपनी जिसका नाम है एंटारिस का ये उपग्रह है। और इसका वजन कितना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जानुस 1 जो है विश्व का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह यानी कि क्लाउड विल डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आएंगे, फिर ऊपर क्या कह रहे हैं, इसके बाद तीसरा जो था आपका आज़ादी सेट 2, तो ये चेन्नई स्थित भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है। और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए पीटी के लिए। क्यों, क्योंकि आज़ादी सेट जो है ये भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा निर्मित किया गया है। और विश्व में ऐसा पहला अवसर था ये जहां पर आप देखेंगे कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से 750 छात्राओं ने साथ मिलकर किसी उपग्रह के निर्माण में योगदान दिया है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार के महिलाओं ने इसमें योगदान दिया, बल्कि 750 छात्राओं ने मिलकर, वो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि की। ठीक है, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के संबंधित 750 छात्राओं ने मिलकर किसी उपग्रह के निर्माण में योगदान दिया है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये रहा। दूसरा है कि ऑल वुमेन कॉन्सेप्ट के साथ ये अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष मिशन था जिसका उद्देश्य स्टेप से क्या मतलब है, मैंने आपको अपनी इंडियन सोसाइटी की क्लासेस में स्टेप के बारे में पढ़ाया था। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में महिलाओं को बढ़ावा देगा ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि इस पे ऑल वुमेन कॉन्सेप्ट के साथ अपनी तरह का पहला ऐसा अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में महिलाओं को बढ़ावा देना है। इसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज़ादी सेट 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक दो चीज़ें और ध्यान रखती है आप, वो क्या चीज़ें हैं, चलिए देखते आगे देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे कि NSA चंद्र मिशन, यहाँ पर अगला टॉपिक यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, अभिरात चंद्र मिशन। ठीक है, क्या है अभिरात चंद्र मिशन, देखिए अभिरात चंद्र मिशन, अभिरात UAE की बात कर रहा है, पहली चीज़ तो हमें समझनी है। ठीक है, UAE की बात कर रहा है यहाँ पर। इसके साथ साथ ये अमेरिका के
यूएई की बात कर रहा है, लेकिन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा, किसके द्वारा, फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा अभिराज चंद्र मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। तो प्रक्षेपण अमेरिका से किया गया, ये यूएई चंद्र मिशन की बात कर रहा है। ठीक है, किसके द्वारा, किस रॉकेट के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया, फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये। चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए लक्षित ये पहला अरब मिशन है। तो चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए लक्षित पहला ये अरब मिशन है, ध्यान रखना है। तो पहला अरब मिशन है ये चंद्रमा की सतह पर जो लैंड कर रहा है। इस मिशन के तहत राशिद रोवर को अप्रैल 2023 में चंद्रमा के उत्तर पूर्व में स्थित एटलस क्रेटर के पर उतारा जा रहा है। ठीक है, तो राशिद रोवर जो आपका यहाँ पर है, ये कुर्सी के आकार में, राशिद रोवर का वजन 10 किलोग्राम है। ये राशिद रोवर जो बनाया गया है कुर्सी के आकार का है, चेयर साइज के हिसाब से इसको बनाया गया है। इसके बाद ये मिशन आप देखेंगे कि इस मिशन के लिए दुबई स्थित मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर ने जापान की एक निजी कंपनी आई स्पेस इंक, यहाँ पर याद रखना, आई स्पेस इंक के साथ एक अनुबंध यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, MOU पर। तो आई स्पेस इंक किससे संबंधित है, आपका अभिराज चंद्र मिशन से संबंधित है। और ये कहाँ की कंपनी है, एक जापान की है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि बाकी की कंपनीज आपने पढ़ी है उसी प्रकार से इसके बारे में भी पढ़ना होगा। ठीक है, और लैंडिंग में कुछ समय पहले हकूतू RMI लैंडर का संपर्क मिशन नियंत्रण से केंद्र से टूट गया था। तो इनका जो लैंडर है, इनका उस लैंडर का नाम क्या है, हकूतो RM1। ठीक है, इनका लैंडर का नाम है हकूतो RM1, जबकि ये जो है संपर्क मिशन टूटने के कारण केंद्र से छूट गया था और इस फलस्वरूप ये चंद्रमा की सतह से टकराकर नष्ट हो गया था। ठीक है, तो विफल था, लेकिन कम से कम हमें 2-3 चीज़ें समझनी कि अभिराज चंद्र मिशन जो अमेरिका के केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इस मिशन को शुरू किया गया, प्रक्षेपित किया गया और चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए इसको पहला ऐसा अरब मिशन है। और ये मिशन के तहत राशिद रोवर आप देखेंगे कि चंद्रमा के उत्तर पूर्व में स्थित एटलस क्रेटर पर उतारा जा रहा है। राशिद रोवर इसका जो ये जो मिशन के तहत राशिद रोवर को जो उतारा जा रहा है वो है आपका चेयर साइज का है। और इसके बाद आप देखते हैं कि ये दुबई मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये इसने क्या किया है, जापान की एक निजी कंपनी आई स्पेस इंक के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है MOU पर। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है नासा चंद्र मिशन पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। नासा चंद्र मिशन पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, अगला टॉपिक है, यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, नासा चंद्र मिशन पहली महिला अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर हमें देखना है। देखिए, आर्टेमिस 2 जो है नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम की द्वितीय प्रस्तावित मिशन है। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं। वर्ष 1972 में अपोलो 17 के बाद ये चंद्रमा के लिए पहला मानव युक्त मिशन होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे मानव युक्त मिशन जो है आपका अपोलो, इसको समझिए, अपोलो जो है 1972 में भेजा गया था। ठीक है, 1972 में भेजा गया। इसके बाद आप देखेंगे, अभी हमने पढ़ा था लूना 24 जो रशिया का था, आपने पढ़ा था 1976 में भेजा गया। इसके बाद फिर आपका चंद्रयान प्रथम जो है, चंद्रयान प्रथम कब भेजा गया था, क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको इस तरह से नाम दे दिया जाए, उनका कालक्रम के अनुसार इससे पूछा जा सके। तो अपोलो क्या था, आपका मानव युक्त मिशन रहा था, जो 1972 में भेजा गया था। इसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ें कही जा रही है, देखिए अगला फिर इसी के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। यहाँ पर कह रहे हैं PT के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है कि जो आर्टेमिस द्वितीय चंद्र मिशन पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की गई है। वो कौन कौन से 4 यात्री हैं, PT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम पढ़ लीजिए। रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवल, क्रिस्टीना हेबेकोच और जेरेमी हैंसन। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक बना लीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे इस पर PT के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो क्रिस्टीना कोच है ना, क्रिस्टीना कोच जो है चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। क्रिस्टीना कोच, अब ये ऐसा क्या है कि इनको अचानक से महिला होने के नाते क्या चुन लिया, ऐसा नहीं है, कुछ खास विशेषता है जिनको अभी हम पढ़ेंगे। देखिए, प्रेजेंट टाइम में क्या है कि क्रिस्टीना कोच का नाम जो है अंतरिक्ष में किसी महिला के द्वारा सबसे लंबी यानी कि 328 दिन एकल अंतरिक्ष उड़ान यानी कि लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय वुमन का रिकॉर्ड दर्ज है, इसलिए इनका नाम दिया गया है। बहुत ही साहसी और प्रतिभाशाली महिला है। साथ ही पहली पूर्णतः महिलाओं द्वारा की गई स्पेस वॉक, फर्स्ट ऑल फीमेल स्पेस वॉक में भी ये शामिल थी। ठीक है, अब इसके साथ
यहाँ पर देखना है कि सबसे लंबा अरब अंतरिक्ष मिशन यहाँ पर बॉक्स में जो दिया गया है वो क्या है। तो सबसे लंबा अरब अंतरिक्ष मिशन यात्री जो है इसकी घोषणा की गई है और आईएसएस के लिए 6 माह लंबा ये मिशन 2023 को जो है लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या है, इस नासा के तत्वाधान में स्पेस एक्स के क्रू 6 मिशन के अंग के रूप में अमीराती अंतरिक्ष, उनका नाम क्या है, नाम यहाँ पर याद रखना है, सुल्तान अल नयानी है। तो इसको आईएसएस पर भेजा गया है। ठीक है, आईएसएस पर भेजा गया, यानी कि इंडियन स्पेस स्टेशन पर इसको भेजा गया है। और ठीक है, इंटर स्पेस स्टेशन पर इसको भेजा गया है। तो अभी जिनको भेजा जा रहा है वो है भेजा गया नयानी है। और दूसरा अवसर था जब यूएई द्वारा किसी अमीराती अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा गया था, उनका नाम था हज्जा अल मंजूरी। ठीक है, ये पहले व्यक्ति थे, पहले नंबर पर ये गए थे। इसके बाद अब नयानी को भेजा जा रहा है। और इसके अंदर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के अंतर्गत पहली महिला अरब अंतरिक्ष यात्री के रूप में डोरा अलम तरूसी का चुनाव का घोषणा किया गया था। ठीक है, तो पहली महिला अरब अंतरिक्ष यात्री कौन थी, डोरा अलम तरूसी। इसके बाद फिर जो अभी जिनको भेजा गया है वो सुल्तान अल नयानी है। और पहले व्यक्ति कौन थे, हज्जा जो है अंतरिक्ष यात्री का हज्जा अल मंसूरी जो है पहले अंतरिक्ष में जाने वाले यूएई के प्रथम व्यक्ति थे। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा अब यहाँ पर हम कुछ टेक्नोलॉजी से संबंधित, ठीक है, तकनीक और प्रौद्योगिकी से संबंधित यहाँ पर कुछ चीज़ों को देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो हम आज की इस वीडियो में काफ़ी हद तक चीज़ों को इसके अंतर्गत कवर करेंगे, तो निरंतर हमारे साथ बने रहना है आपको। ठीक है, एरावत भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। तो पहले तो हमें यही समझ आएगा कि इसका नाम क्या है, भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर जिसका नाम एरावत है। ठीक है, ये क्या है, मध्य अमेरिका के कोलोराडो स्थित डेनवर में SC23, ठीक है, इसका आयोजन संपन्न हुआ है। फिलहाल यहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स की टॉप 500 सूची एक जारी की गई है। तो इसमें हमने देखा कि ये जो इतनी टॉप 500 की एक सूची जारी की गई, देखते हैं भारत के संदर्भ में क्या है और देखते हैं कि इसमें कौन कौन है जो सुपर कंप्यूटर्स में शामिल किए गए। और इस सूची का 62वां संस्करण ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर टॉप 500 में टॉप 5 सुपर कंप्यूटर्स जो नवंबर 2023 में शामिल है वो कौन कौन से हैं। देखिए 3 तो अमेरिका के ही काबिज, इनका नाम याद रख लेना है, फ्रंटियर, आरोरा और ईगल। ठीक है, इसके बाद जापान का, इसके बाद फिनलैंड का है। ठीक है, अब इन 500 में भारत के 4 जो सुपर कंप्यूटर है टॉप 500 के अंतर्गत वो कौन कौन से और किस स्थान पर है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे 500 सूची में इसमें समग्र रूप से 90 स्थान प्राप्त हुए भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर को। तो पुणे में स्थापित एरावत PSAI वर्तमान में भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। तो कहाँ, पुणे में स्थापित एरावत PSAI वर्तमान में जो है भारत का द्रुततम कंप्यूटर जो 90वां स्थान पर प्राप्त हुआ है। इसी अधिकतम संसाधन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें फिर क्या दूसरा है, इधर आते हैं। इसके बाद इसमें यहाँ पर इसी के अंतर्गत कह रहा है कि जो एरावत PSAI है ना, एरावत PSAI है सुपर कंप्यूटर AI क्षमता से ये लेस है, जिसके बारे में बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस है ये। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसके बारे में समझ आए कि इसकी क्या विशेषता है कि AI से लेस है ये। इसके बाद यहाँ पर आगे क्या कह रहा है कि इस क्लाउड कंप्यूटिंग अवसंरचना को एरावत, यानी कि एरावत से मतलब क्या है, यहाँ पर AI रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमिलेशन नाम इसका दिया गया है। इसका फुल नाम याद रखना है क्योंकि फुल फॉर्म के नाम पर कई सारे प्रश्न बनने वाले हैं इस बार। ठीक है, तो इसका मात्र फुल फॉर्म आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। इसके बाद CDAC, दूसरा क्या है, CDAC पुणे में स्थित परम सिद्धि AI है और ये जो 163वां स्थान प्राप्त है टॉप 500 के अंतर्गत। इसके बाद उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित प्रत्यूष को भी टॉप 500 में रखा गया, 201वां स्थान है। तो प्रत्यूष क्या है, तीसरा है। ठीक है, इसके बाद चौथा कौन सा है, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र है नोएडा में, इसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा। इसमें बिहिर जो है सुपर कंप्यूटर को नवीनतम टॉप 500 में 354वां स्थान प्राप्त हुआ है बिहिर को। ठीक है, तो बिहिर को यहाँ पर 354वां टॉप 500 में 354वां स्थान प्राप्त हुआ है बिहिर को। ठीक है, और ये कहाँ पर अवस्थित है, ये कहाँ का है, नोएडा राष्ट्रीय मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र में नोएडा में बिहिर स्थापित है, जो कि टॉप 500 के अंतर्गत 354वां स्थान इसको मिला है। तो ये क्या है आपका
हैदराबाद का भारत द्रुतम सुपर कंप्यूटर के साथ साथ बाकी के 3 और हैं जिनको टॉप 500 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको समझा, टॉप 500 की सूची में किसको किसको रखा गया, टॉप 5 में कौन है वो भी हमने देखा है। इसके साथ यहाँ पर नीचे भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन जो है प्रमुख सुपर कंप्यूटर, तो यहाँ पर आप देखना है कि जैसे परम कामरूप है, गुवाहाटी संबंधित संस्थान है, परम अनंत है गांधीनगर। ठीक है, ये आ भी चुके हैं कुछ प्रश्न। इसके बाद परम गंगा, ये एकदम अलग है। परम शिवाय, तो ये रुड़की से है, ये बीएचयू से संबंधित आईआईटी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको आपको थोड़ा सा देखना होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर और हम आगे आते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है यहाँ पर आज का, दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण है यहाँ पर। यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर रहा है तो सबसे पहले आपको आसियान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है होमवर्क के तौर पर। ठीक है, इससे प्रश्न बनते हैं आसियान के बारे में। इसके बाद इंडोनेशिया के जितने भी द्वीप है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किया है। तो इंडोनेशिया के द्वीप जो है ना उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप, हो सकता है इससे प्रश्न बन जाए। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया की जिस पहली हाई स्पीड रेल का अनावरण किया है, जिसे बूश का नाम दिया। बूश का फुल नाम क्या है, वक्टू हेमत ऑपेरासी ऑप्टिमल सिस्टम हिमाट है। ठीक है, बूश का फुल नाम यहाँ पर जरूर देखना है आपको। इस परियोजना को मुख्य रूप से चीन के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। अब ये टर्निंग पॉइंट क्या है कि ये कह रहा है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किया जा रहा है, लेकिन इसका वित्त पोषण कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। तो ये परियोजना मुख्य रूप से चाइना के द्वारा वित्त पोषित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये रेलवे परियोजना जकार्ता को पश्चिमी जावा की प्रांत की राजधानी बांडुंग शहर से जोड़ती है। ठीक है, इसके बाद ये रेल संचालित है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के हाई स्पीड के रूप में वर्गीकृत किया। प्रेजेंट टाइम में भारत में ऐसी कोई रेल संचालित नहीं है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के अनुसार हाई स्पीड रेल के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। लेकिन यहाँ देखिए कि भारत में चिन्हित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना है। जैसे दिल्ली को वाराणसी से वाया जोड़ती लखनऊ, वाराणसी को हावड़ा जोड़ने वाली वाया पटना है, दिल्ली से अहमदाबाद वाया जयपुर उदयपुर से है, दिल्ली के लिए अमृतसर चंडीगढ़ लुधियाना जालंधर से है, मुंबई नागपुर के बीच में नासिक वाया होते हुए जाती है। इस तरह से मुंबई हैदराबाद और चेन्नई मैसूर है। अब यहाँ पर देखिए यूपी की जो 2 दी गई ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली से वाराणसी वाया लखनऊ जाती हुई जो है ये लाइन जोड़ी गई है रेल परियोजना, वाराणसी से डायरेक्ट हावड़ा पटना होते हुए जाती है। ठीक है, तो दिल्ली का देख लेना है, मुंबई का देख लेना है, लेकिन यूपी का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर वर्तमान में क्या है, मुंबई हैदराबाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर यहाँ पर देख लिया ना कि दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किसके द्वारा किया गया, वित्त पोषण किसके द्वारा किया गया है, और हाई स्पीड रेल का जो अनावरण है इसे बूश नाम दिया गया है, WHOOSH। ठीक है, इसका भी एक फुल फॉर्म है। इसके बाद अगला टॉपिक आपका यहाँ पर क्या कहता है, भारत का 23वां परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र जो है आपका कानपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र से प्रश्न बनेगा इस बार। और परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जब बात हो रही है तो आपको PYQ से कुछ चीज़ें पढ़ लेनी है। जैसे PYQ में आपको क्या पढ़ना होगा, यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, इसके जितने भी परमाणु ऊर्जा स्टेशन है उसके बारे में मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिख देती हूँ। जैसे कि आपका सबसे पहले आप देखेंगे कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन। ठीक है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन। इसके बाद आप देखेंगे फिर दूसरा है आपका दरौरा क्या है, परमाणु ऊर्जा स्टेशन। ठीक है, इसके बाद आपका है कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन। फिर है आपका तारापुर आपका है परमाणु ऊर्जा स्टेशन। फिर आपका है कुड़नकुलम। ठीक है, कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। अब ये कहाँ पर अवस्थित है ये देख लीजिए। ये कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन आपका तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में अवस्थित है। इसके बाद दरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन आपका कर्नाटक में अवस्थित है, इसको याद कर लेना है। कैगा दरौरा आपका माफ़ी चाहती दरौरा आपका यूपी में है। ठीक है, ये दरौरा आपका उत्तर प्रदेश में। कैगा की जो बात करें कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में है अवस्थित। ठीक है,
इसके बाद ये जो आपका है तारापुर जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है ये आपका महाराष्ट्र में है। इसके बाद कड़नकुलर परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वो आपका सेम तमिलनाडु में है। ठीक है, तो जितने परमाणु स्टेशन है इनको आप देख लेना, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है क्योंकि परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ें दी गई है। ये क्या है, कैप्स 3 यानी कि काकरा पर ऑटोमिक पावर स्टेशन यूनिट 3 भारत का पहला स्वदेशी 700 MWE यानी कि मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता का दावेद भारी जल रिएक्टर है। ये भारत का 23वां है ये। ठीक है, बस यहाँ पर इतना ही, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक चीज़ और देख लेनी है यहाँ पर कि एक बार पढ़ लेना कि काकार पर जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है इकाई 3 भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन गया है। ठीक है, बस इतना देखना है आपको बेसिक। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमने देखा। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है हमारा, भारत 6G अलायंस। तो भारत 6G अलायंस जो है इसके गठन की घोषणा की गई केंद्रीय संचार मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पर 2-3 चीज़ें बस देखनी है, जैसे कि ये जो B6GA है ये एक सहयोगी मंच है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट कंपनियां जैसे शिक्षा, विद्या अनुसंधान संस्थान, मानव विकास संगठन इत्यादि इसमें शामिल है, यानी कि पब्लिक और प्लस प्राइवेट कंपनियां दोनों इसमें शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है गठन का, कि अगली पीढ़ी की बेतार तकनीक यानी कि वायरलेस टेक्नोलॉजी में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब इसके बाद 1 नवंबर 2021 को 6G पर एक प्रौद्योगिकी नवाचार समूह यानी कि TIG 6G टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑन 6G का गठन किया गया था। और इसमें क्या चीज़ें कही जा रही है कि TIG को फिर से 6 कार्यबल टास्क फोर्स का इसमें गठन किया गया है। तो इसमें 6G विजन दस्तावेज को तैयार किया गया है और ये जो विजन दस्तावेज है भारत को 2030 तक 6G प्रौद्योगिकी डिज़ाइन, विकास और तैनाती में अग्रणी योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। तो यहाँ पर बस इसका विज़न है ना, तो ध्यान रखना है कि कब तक का टारगेट है, 2030 तक का है कि 6G प्रौद्योगिकी डिज़ाइन, विकास और तैनाती की अग्रणी में इसको अग्रसर करना है। इसके बाद इस मिशन को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका PT बन सकता है, ये जो मिशन है इसको जो है 2030 तक इस तरह से सीधे लागू कर दिया जाएगा, जबकि नहीं, पहला चरण 2023 से 2025 तक 2 वर्षों के लिए, दूसरा चरण 2025 से 2030 तक 5 वर्षों के लिए है। ठीक है, इसके बाद 6ठी पीढ़ी की बेतार मोबाइल प्रौद्योगिकी या 6G प्रौद्योगिकी को ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा IMT 2030 नाम दिया गया है। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या है, ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि 6ठी पीढ़ी की बेतार मोबाइल प्रौद्योगिकी या 6G प्रौद्योगिकी को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा IMT 2030 नाम दिया गया। तो IMT 2030 पूछा जाए तो क्या है, तो आपको बता देना ये भारत का 6G अलायंस को लेकर यहाँ पर इसका नाम रखा गया है, तो इसलिए यहाँ पर बस इतना इम्पॉर्टेंट है। सागर संपर्क की बात करें तो अगला टॉपिक है सागर संपर्क। तो सागर नेविगेशन में सटीकता में वृद्धि के लिए इसको लाया गया है बेसिकली। ठीक है, ये प्रणाली के भारतीय समुद्री क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहा है। और सागर संपर्क का एक स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ठीक है, डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है ये, इसका फुल फॉर्म आप इस तरह से समझेंगे, यानी कि डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है ये। और जो DGNSS है ना, ये एक स्थल आधारित संवर्धन प्रणाली है जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की त्रुटियों में सुधार करेगी। ये क्या करेगी, इसमें जो त्रुटियां है ना उसमें सुधार करके और सटीक बनाने की जानकारी देगी। यानी कि जो DGNSS है यानी कि डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में जो कमियां हैं उनको हटाएगी, सुधार करेगी, उससे अधिक सटीक जानकारी देगी। और DGNSS यानी कि आपका डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO और SOLAS यानी कि समुद्र में जीवन की सुरक्षा यानी कि सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी और नेविगेशन और लाइट हाउस अथॉरिटीज़ के लिए समुद्री सहायता के लिए अंतरिक्ष संघ यहाँ पर जो है बात कर रहा है, इसके अंतर्राष्ट्रीय दायित्व की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यहाँ पर बस इसको रीड आउट करना है, कुछ खास इसमें नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि GNSS में जो त्रुटियां पाई गई उनकी अशुद्धियों को ठीक करना है और पोजिशनिंग डाटा की सटीकता में सुधार लाना है। किसके द्वारा, DGNSS के द्वारा। ठीक है, सागर संपर्क में यहाँ पर बात की गई है कि कैसे जो सेवा जो है ये सेवा जो है नाविकों को सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, नेविगेशन में बंदरगाह क्षेत्रों में टकराव जो होते हैं उनको कम करेगी, दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगी। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है सागर संपर्क, जिसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। पेज नंबर 131, अब ज़रा आप लोग खोल लीजिए। पेज नंबर 131 में भारत का पहला
रोबोटिक फ्रेमवर्क यहाँ पर कह रहा है। और ये जो है ये फ्रेमवर्क का जो अनावरण किया गया है, ये तेलंगाना के एक स्थायी रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के दृष्टिकोण में साथ ही राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, देश का पहला राज्य बन गया है। स्थायी रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के दृष्टिकोण के साथ ही राज्य जो है रोबोटिक्स फ्रेमवर्क की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। आप देखिए तेलंगाना में रोबोटिक्स फ्रेमवर्क या इस तरह की जो रोबोटिक्स इत्यादि पे ज़्यादा रिसर्च किया जा रहा है, रोबो पार्क इत्यादि की काफ़ी जो है रिसर्च उस पर हो रही है। तो देश का ये पहला राज्य बन गया है जिसको हम राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क की घोषणा के रूप में कहा गया है, यानी कि एक स्थायी रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के दृष्टिकोण के साथ ही राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, इसी फ्रेमवर्क के तहत राज्य में एक रोबो पार्क की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। अब तेलंगाना में इसको बनाने से पहले, यानी कि भारत का जो पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क है, इसको बनाने से पहले 5 फ्रेमवर्क जो है उसको लॉन्च किया गया। 5 फ्रेमवर्क जो बने उसमें 4 को ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका था, जिसमें शामिल है जैसे कि ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क, ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ड्रोन फ्रेमवर्क, एआई फ्रेमवर्क, क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क और 5वां क्या है ये आपका रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। ठीक है, तो 4 कौन कौन से पहले किए गए थे? ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क, ड्रोन फ्रेमवर्क, एआई फ्रेमवर्क और क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क, और 5वां कौन सा आपका रोबोटिक्स फ्रेमवर्क है। ठीक है, विश्व का पहला नैनो डीएपी तरल उर्वरक, तो पहला नैनो डीएपी तरल उर्वरक ये हमने तब भी नैनो ड्रोन दीदी परियोजना के अंतर्गत देखा था ना, जब फर्टिलाइजर्स की बात हो रही थी, जिसमें हम सेकंड पोजीशन पे फर्टिलाइज़र जो है प्रोडक्शन भी करते हैं और आयात भी करते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके बावजूद वहाँ पर इस नैनो तरल की जो बात की जा रही है, इसका नैनो डैप लिक्विड फर्टिलाइजर का लोकार्पण किया गया है। ये तरल उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत अधिसूचित है। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? ये पारंपरिक डैप यानी कि डी अमोनियम फॉस्फेट से सस्ता है और नैनो डैप एक तरल जैविक रूप से प्रयोग के लिए सुरक्षित, और इससे मृदा, जल और वायु प्रदूषण में कमी आएगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और डीएपी तरल नाइट्रोजन और फास्फोरस का एक समृद्ध स्रोत है, तो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो डीएपी की बात कर रहे हैं, डी अमोनियम फॉस्फेट की बात कर रहे हैं, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें समृद्ध किस चीज़ से है? नाइट्रोजन और फास्फोरस, और ये नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो पौधों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है ना, उसको दूर करने में मदद करेगा। ठीक है, इतना याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो इफ़को है, इफ़को ने नैनो डैप उर्वरकों के उत्पादन के लिए गुजरात के कलोल और कार्डला में उत्पादन सुविधाओं की स्थापना की। इसके अलावा उड़ीसा के पारादीप में भी ऐसी सुविधा स्थापित की गई है। तो ये पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ़को ने नैनो डीएपी उर्वरकों के उत्पादन के लिए गुजरात के कलोल और कार्डला के उत्पादन सुविधाओं की स्थापना की है। और यहाँ पर इतना बस हमें थोड़ा सा याद रखना है, मेन जो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इतना हिस्सा। ठीक है, अगला टॉपिक है भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क, तो ये भी पेज नंबर 131 पर है आपका। तो ये केरल की जो राजधानी तिरुवनंतपुरम में ये पहला पार्क खोला गया है, तो बस हमें इतना याद रखना है। पहला डिजिटल पार्क साइंस पार्क का है तिरुवनंतपुरम का, केरल की राजधानी। ठीक है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन क्या कह रहा है? देखिए, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जो है इसको मंजूरी प्रदान दे दी गई केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, और ये जो मिशन इसकी अवधि क्या रहेगी, ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 से लेकर 2031 तक लगभग आप देखेंगे कि 8 वर्षों की अवधि में मध्यवर्ती स्तर यानी कि इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटरों का विकास किया जाएगा। इसमें यहाँ पर ये ध्यान देना है। और इस क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता कितनी होगी? 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट्स होगी, फिजिकल क्यूबिट्स होगी। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत 4 विषयों टी हब्स थर्मेटिक हब्स की स्थापना की गई, 4 विषयगत केंद्रों की स्थापना की गई है। और ये 4 केंद्र स्थापित की जाएंगे: क्वांटम कंप्यूटरिंग, क्वांटम संचार और क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, क्वांटम सामग्री और उपकरण। ये इंपॉर्टेंट खैर उतना नहीं है, इसको बस यहाँ पर थोड़ा सा बस देखना है कि इसका पीटी के लिए बस इंपॉर्टेंट है कि इसका जो मिशन टारगेट है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, वो कब तक के लिए, कितने वर्षों के लिए, कितनी क्षमता इसमें दी गई है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर जब नीचे आएंगे पेज नंबर 132 पर, तो देंगे यहाँ पर कि गुजरात में, ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, गुजरात में ग्रेटर कर्णावती क्वांटम कंप्यूटरिंग प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। कहाँ पर? गुजरात में। क्या नाम है? ग्रेटर कर्णावती क्वांटम कंप्यूटरिंग प्रौद्योगिकी पार्क। ठीक है, इसके बाद यूरेनियम 241 का नया समस्थानिक यहाँ पर देखना है, तो समस्थानिक क्या होता है ये आपको ज़रा होमवर्क में बताना होगा। ठीक है, समस्थानिक क्या होता है?
यहाँ पर इसकी जो है एक नए संस्थानिक की खोज की गई जापान के भौतिकविदों के द्वारा यूरेनियम की। ठीक है, अब यहाँ पर बस हमें यहाँ पर याद रखना है कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 149 है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या 92 है इसमें। इसके बाद यूरेनियम 241 जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये यूरेनियम का दूसरा सबसे भारी समस्थानिक है, यानी कि पहला कोई और है। तो यूरेनियम का सबसे भारी समस्थानिक कौन सा था, यूरेनियम 238 था। तो पहला सबसे भारी यूरेनियम का समस्थानिक यूरेनियम 238 था, दूसरा यूरेनियम 241 है समस्थानिक। ठीक है, ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और यूरेनियम 241 की अर्ध आयु जो हाफ लाइफ है वो 40 मिनट्स अनुमानित की गई है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है एशिया की सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो ये जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं इसको देखना है इसी टॉपिक में। ये टेलीस्कोप उत्तराखंड स्थित आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान की देवस्थल वेधशाला परिसर में स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर ये पहला है ना, देखिए एशिया का सबसे बड़ा है, तो इसलिए हमें याद रखना कि अपने भारत में है। उत्तर एशिया की बात करा, फिर उत्तर भारत है। ठीक है, तो उत्तराखंड स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के देवस्थल वेधशाला परिसर में इसको स्थापित किया गया है। इस टेलीस्कोप की डिज़ाइन किसने बनाया है, उसका निर्माण किसने किया है, बेल्जियम में एडवांस्ड मैकेनिकल और ऑप्टिकल सिस्टम कॉरपोरेशन और सेंटर स्पेक्ट्रियल डी लीज ने इसका जो है डिज़ाइन और निर्माण किया है। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? कोई चीज़ नहीं आती कमेंट कर दीजिए, उसको दूसरी वीडियो में और बेहतर तरीके से, या नहीं समझ आया तो उसको अलग तरीके से समझा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला यहाँ पर क्या कह रहे हैं उसको देख लेते हैं। अगला टॉपिक है यहाँ पर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022। तो PM 2.5 आंकड़ों के बेस पर इस रिपोर्ट को लाया गया है। इसमें 131 देशों के PM 2.5 आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट को लाया गया है। माफ़ी चाहती हूँ। PM 2.5 सान्द्रता की दृष्टि से शीर्ष 3 देश जहाँ पर सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी जो है पॉल्यूटेड है, वो पॉल्यूटेड देश कौन कौन से हैं, क्रमशः 3 देश है पूरे विश्व में, 4 इराक और पाकिस्तान है। और ये 3 देश विश्व के सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है। ठीक है, अब इसके बाद भारत की बात करें तो भारत इसमें 8वें स्थान पर आता है। ठीक है, भारत इसमें 8वें स्थान पर आता है। इसके बाद पहला आप देखेंगे कि 2022 में चाड की राजधानी अनजामेना को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया। तो सबसे प्रदूषित राजधानी कहाँ की, किसकी, चाड की राजधानी अनजामेना। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी आपकी दिल्ली है भाई, दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी की अगर बात की जाए। ठीक है, दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में 12 भारत और 3 पाकिस्तान के हैं शहर। मतलब कि जो दक्षिण एशिया में जो 15 सबसे प्रदूषित शहर है उसमें से 12 तो भारत के ही हैं, बाकी 3 पाकिस्तान के हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसी कड़ी में आगे यहाँ पर देखिए कहते राजस्थान का जो भिवाड़ी दूसरे स्थान पर श्रेणी के अंतर्गत आता है सबसे प्रदूषित शहरों में। ठीक है, इसके बाद ये जो रिपोर्ट है भारत के 4 शहरों ने WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के तहत PM 2.5 वार्षिक औसत साधुता के स्तर को हासिल किया है, जो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर। ठीक है, देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर जो है NTPC के द्वारा इसको शुरू किया गया था। NTPC के द्वारा इसको शुरू किया गया था देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर को। और ये इसको आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो बात करें परिणाम NTPC ने उत्तरी कर्णपुरा संयंत्र की 660 मेगावाट की 3 इकाइयाँ, यानी कि 660 गुणे 3 कर दे तो पहली इकाई का वाणिज्य परिचालन प्रारंभ कर दिया गया है। यहाँ पर सिंपल सा है, देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है, NTPC के द्वारा। ये उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिक संयंत्र में देश में पहले वातानुकूलित कंडेंसर का शुभारंभ किया गया। बस इतना यहाँ पर थोड़ा सा देखना है, ऐसा कोई बहुत डिटेल में नहीं जाना है। अगला टॉपिक कहता है आपका यहीं पर पेज नंबर 133 में कि वेंडीकूट विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट। अब इससे तो पीटी में सीधे प्रश्न बन जाएगा, विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट कौन सा, क्या नाम है, वेंडीकूट है। ठीक है, वेंडीकूट को गुरुवायूर सीवेज परियोजना के तहत शामिल किया गया। तो किसके तहत शामिल किया गया, किस परियोजना के तहत, गुरुवायूर सीवरेज परियोजना के तहत शामिल किया गया है। और इसी में आगे क्या कह रहे हैं कि इसके साथ ही आप देखते हैं कि ये जो है केरल जो है मैनहोल की सफाई के लिए रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर आपसे और कह रहे हैं, गौरतलब है कि बेंडिकूट ने संयुक्त राष्ट्र के 17 जो एसडीजीज गोल है 70, जिनका टारगेट 2030 तक प्राप्ति का है, उसके लक्ष्यों में आप देखते हैं 9 को पूरा करता है, जो निर्वत है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ 9 एसडीजीज दी गई हैं, उनको ये जो है रोबोटिक्स अगर ऐसा काम करता है तो उस 9 एसडीजीज को ये कंप्लीट करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे चैनल पर 17 एसडीजीज को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से समझाया गया है, याद करवाया गया है, उसको ज़रूर देख लें। जैसे आपका देखेंगे लक्ष्य 3, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली की बात करता है। लक्ष्य 4 गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात करता है। लक्ष्य 6 स्वच्छता और साफ पानी की बात करता है। लक्ष्य 8 देखिए 7 नहीं, सीधे लक्ष्य उत्कृष्टकार और आर्थिक वृद्धि की बात करता है। लक्ष्य 9 उद्योग और नवाचार की बात करता है। 10 असमानता में कमी की बात करता है। लक्ष्य 11 संवहनीय शहर और समुदाय की। लक्ष्य 12 संवहनीय उपभोग और उत्पादन की। लक्ष्य 16 शांति न्याय और सशक्त संस्थाओं की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर है जम्मू और कश्मीर में पहली बार लिथियम की जो खोज की गई है उसकी बात करता है। तो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में इसकी खोज की गई है लिथियम की। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र से लिथियम की खोज की गई है वो इंपॉर्टेंट है, सलाल हैमाना क्षेत्र से की गई है। ठीक है, और लिथियम जो है सबसे महत्वपूर्ण उपयोग किस किस में होता है, मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, डिजिटल कैमरे में, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, रिचार्जेबल बैटरी के निर्माण में होता है, और नॉन रिचार्जेबल बैटरी में भी होता है, जैसे खिलौने, पेस मेकर, हृदय का पेस मेकर जो होता है, घड़ी में बैटरी के लिथियम का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। और यहाँ पर ये देख लीजिए कि लिथियम युक्त खनिज जिनमें कौन है, स्पोडुमीन है, पेटालाइट है, लेपिडोलाइट है, एम्बलाइगोनाइट है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर पीटी के लिए देख लेना है, एक बार रिवाइज कर लेना, रीड आउट कर लेना। ठीक है, अगला यहाँ पर क्या है, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात लिथियम भंडार जो है वो चिली है। तो सबसे ज़्यादा लिथियम भंडार कहाँ पर है, चिली में है। भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र जो है आपका आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया गया था। ठीक है, 108वीं, अब अगला टॉपिक क्या है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है वो राष्ट्र संत तुक डोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। और इसका विषय क्या रहा है, महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना के द्वारा की गई है। इसके बाद इजरायली क्रिस्टल वैज्ञानिक अदा यूनात एकमात्र ऐसी नोबेल विजेता वैज्ञानिक है जिन्होंने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में प्रतिभाग जो है किया है। ठीक है, अदा योगनाथ के बारे में यहाँ पर जान लीजिए। 2009 में भारतीय मूल के वेंकट रमन रामकृष्ण और थॉमस ए स्टील के साथ संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीता था। तो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट जो अदा योगनाथ है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो 108वीं यहाँ पर जो आयोजन हुआ है उसमें 2009 में अदा योगनाथ को जो है भारतीय मूल के जो वेंकट रमन रामकृष्ण और थॉमस ए स्टील के साथ संयुक्त रूप से इनको रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अदा योगनाथ नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम इजरायली महिला है। ठीक है, इतना बस याद रखना है आपको, पहली इजरायली महिला है। इसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है इसी टॉपिक में आगे कि जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पहली बार किया गया। और किसान विज्ञान कांग्रेस के समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन आए थे, पद्मश्री रहीबाई सोमा पोरेरे, और जिन्हें बीज माता के नाम से मदर ऑफ सीड, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मदर ऑफ सीड्स के रूप में दिया गया। तो मदर ऑफ सीड किसको बोला जाता है, राहीबाई सोमा पोपेरे को कहा जाता है, और ये जो है पद्मश्री से सम्मानित है। ठीक है, तो बीज माता का नाम याद रखना है, पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना तो ये जो है गुजरात के सूरत में की गई है। एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से की गई है इस परियोजना को। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत ने 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र यानी कि एनर्जी इंडिपेंडेंट होने और वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2047 तक ऊर्जा इंडिपेंडेंट होने और वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो भारत की पहली हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना गुजरात के सूरत में, इसको एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन, यहाँ पर क्या है, नैनो यूरिया तरल में 4% नैनो स्केल नाइट्रोजन कण होते हैं। ठीक है, 4% नैनो स्केल नाइट्रोजन कण होते हैं।
यहाँ पर। इसके बाद होमवर्क आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका कि इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट जो है आपने पढ़ा होगा, इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट क्या होता है वो हमें बताइएगा क्या है। इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट के बारे में आप पढ़ेंगे, आपको उसके अंतर्गत मिलेगा जो घटना चक्र है ना, उसके अंतर्गत मिलेगा। पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप हमें ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम इतना ही समाप्त करते हैं। इसमें काफ़ी हद तक हमने जो है आप देखेंगे कि इसमें हमने पर्यावरण तकनीक और प्रौद्योगिकी को कवर किया है। इसी के साथ साथ हमने जैसे कि थंबनेल पे लिखा हुआ है, इसमें हमने खगोलीय गतिविधियों की कुछ चीज़ों को कवर किया है। मैं अपनी बुक से देखकर ही बता रही हूँ आपको, क्योंकि उसी से पढ़ कर ही आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे अब जो हम कल पढ़ेंगे वो 135 पेज नंबर से शरीर एवं स्वास्थ्य विषय वैज्ञानिक गतिविधियों को पढ़ेंगे। इसमें हम पर्यावरण के को भी कवर करेंगे नेक्स्ट कल के टॉपिक में, ठीक है। और थोड़ा सा जो है रक्षा विज्ञान के टॉपिक को भी कल हम कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियोस को लाइक करें अगर पसंद आ रहे हैं, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करें ताकि सब इसका भरपूर लाभ उठा सकें। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।